आज देखते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या रोल है। सूक्ष्म जीव में ढेर सारे बैक्टीरिया हो गए, बेसिलस वगैरह सारे के सारे आ जाएंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या होता है माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अनसीन बाय नेक्ड आई। माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुली आंखों से नहीं देखा जाता या नहीं देखा जा सकता है। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम केवल और केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मजीवी ऐसे सूक्ष्म जीव है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से मतलब बिना कपड़ा वाला आंखों सर नहीं, नग्न आंखों मतलब कि बिना कोई लेंस या बिना किसी जो है माइक्रोस्कोप की सहायता के हम लोग नग्न आंखें बोलते हैं उसको, है ना। चलो इसमें क्या क्या आ जाएगा। तो माइक्रोब्स में आपके बैक्टीरिया आते हैं, फंगी आते हैं, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। ठीक है, तो माइक्रोब्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन वेलफेयर। मानव कल्याण में जो है इन माइक्रोब्स का बहुत बड़ा योगदान है और मानव को मारने में भी इसका ही योगदान है ना। क्योंकि बहुत सारे बीमारियां वायरस जनित है, वायरस से होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया से होते हैं, प्रोटोजोआ, एल्गी हर तरह के होते हैं, है ना। तो दिक्कत होता है ये कि मनुष्य में ही कुछ मनुष्य अच्छे हैं जो तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं और कुछ बुरे हैं जो तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग गुड बैक्टीरिया या गुड वायरस के नाम से भी जानते हैं, जो माइक्रोब्स हमारे हेल्थ के लिए काम करते हैं। ठीक है, या हेल्थ में हमारे दैनिक दिनचर्या में जो हमें हेल्प करते हैं, हमें जो है हमारे दैनिक जीवन में कुछ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं घरेलू उत्पाद या घरेलू चीजें जो होती है उसमें बैक्टीरिया का क्या क्या महत्व है और कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं। जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन, दही के निर्माण में, दही के निर्माण में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो बैक्टीरिया यूज लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होती है, ये हमारे घर में जो डेली आप लोग दही खाते होंगे, इनको जमाने में या बोले तो निर्माण करने में काम करता है। किस तरह से काम करता है, तो LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होती है, कन्वर्ट लैक्टोज, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और मिल्क प्रोटीन केसिन जो होता है वो कोगुलेट हो जाता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो वो कोगुलेट हो जाता है किस चीज में, कर्ड यानी कि दही में, है ना। मिल्क प्रोटीन जो है, कोगुलेट मतलब थक्का जमना, जैसे ब्लड कोगुलेशन याद है, ब्लड का थक्का जमना, उसी प्रकार से मिल्क में जो प्रोटीन रहते हैं वो कोगुलेट करते हैं, थक्का जैसे बन जाता है, जो कि दही जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और दही में क्या पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। याद रखना, दही में क्या पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। मुंह में जिसको ज्यादा छाला पड़े, जिसको सौर बोलते हैं, वो अगर ज्यादा पड़ने लगे तो दही खाना स्टार्ट कर दो, है ना, उससे वो ठीक हो जाएगा। या नहीं तो तत्काल चाहिए तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स लेकर के भी टैबलेट भी उनका खा सकते हैं। ठीक है, तो LAB विटामिन जो है विटामिन B12 का निर्माण करता है, अंततः यह रोगजनक जीवाणुओं को रोकता है। अब देखिए, ये बैक्टीरिया से ही दही बना है और आपके दही जो है बहुत सारे बैक्टीरिया से लड़ते हैं। ये क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं, मित्र वाले बैक्टीरिया हैं, तो आपके लिए हेल्प करते हैं। वही ये आपके लिए, अब जो मित्र होगा तो आपके दुश्मन से वो भी लड़ेगा, है ना। तो ये मित्र बैक्टीरिया विटामिन B12 का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत सारे डिजीज जो कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उसको भी किल करते हैं। ठीक, उसके बाद LAB का काम क्या है, LAB बार बार याद दिलाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। तो ये क्या काम करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, मतलब डाइजेशन क्षमता को बढ़ाते हैं। जिसका भी खाना थोड़ा सा अनपच रहने लगे तो डेली जो है दही खाना शुरू कर दो। तो क्या दही में नमक और मिर्च के साथ खाना चाहिए, नहीं, नमक नहीं मिलाना चाहिए, है ना। या तो दही ऐसे खाइए या नहीं तो थोड़ा सा हल्का सा चीनी डाल के खाइए। ठीक है, चलो
नमक जो है इसके लैक्टिक, ये जो बैक्टीरिया जो बना करके रखे हैं आपके लैक्टिक एसिड में, प्रोटीन को जो कैसीन में बदल करके कोगुलेट किया है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है ना। तो इसलिए नमक का यूज नहीं बॉडी में करेंगे। कोई हानि होगा अगर नमक खाएंगे तो? हानि का बात नहीं है, बात यह है कि कर्ड का जो फिर बेनिफिट्स रहेगा ना, वो बेनिफिट्स आपको 100% नहीं मिलेगा। दही का जो आपको बेनिफिट्स मिलना था 100%, वो नहीं मिलेगा, है ना। अब मान लो दूध पी रहे हैं, 1 गिलास दूध में हम 4 लीटर पानी मिला दिए और फिर पी लिए, तो कोई फायदा करेगा वो दूध? नहीं ना, सेम वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि हाउस होल्ड यानी कि घर के चीज में, जैसे कि दही में। अब देखते हैं चीज प्रोडक्शन। क्या? सर डायबिटीज वाले जो है वो तो सर नमक डाल के ही खाते हैं ना दही को। अब तुम उसमें अचार डाल के खाओ, तुम्हारी मर्जी है ना। अभी हमने क्या बताया, अचार भी डाल के लोग खाते हैं। अब इसका कोई जरूरत है? कोई खुद से ही फांसी लगा के मर जाते हैं। अब इसमें कुछ कहने वाली बात है? तुम भी कहते हो ना खुदकुशी करना नहीं चाहिए, तो सबका अपना अपना इच्छा। लाइफ एक्सपीरियंस का उसकी होगा। तब नमक डाल के खाना है तुमको कि मिर्च पाउडर डाल के खाना, वो तुम्हारे ऊपर है। बट रियलिटी जो है वो है कि नमक नहीं डालना चाहिए उसमें, है ना। या तो चीनी के साथ खाइए, या फिर ताजा ताजा दही अगर खुद के घर का बना हुआ हो तो उसमें नमक डालने की जरूरत पड़ेगी ना चीनी डालने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही मीठी लगेगी, टेस्ट भी उसका ज्यादा खट्टापन नहीं आएगा, तो ऐसे ही खा लोगे, अच्छा लगेगा। अब देखते हैं चीज प्रोडक्शन। आजकल बहुत सारी चीज में चीज डाला जाता है, सबके सब डुप्लीकेट चीज डाला जाता है। वो जो ओवरलोडेड डाल देता है ना, वो सब के सब क्या रहते हैं, बेकार रहते हैं, है ना। केमिकल जो है द्वारा बनाए रहते हैं। वैसे चीज बैक्टीरिया में क्या चीज किया जाता है, चीज जो फ्लेवर जो आता है एंड उसका जो टेक्सचर आता है, टेक्सचर मतलब उसका जो समझ लीजिए बनावट जो रहती है, टेक्सचर मतलब जैसा वो गम जैसे लगता है ना हीट होने के बाद, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो माइक्रोब्स पर ही डिपेंड करता है। अगर माइक्रोब्स ना उसमें मिलाया जाए तो वो ना तो स्वादिष्ट रहेगा, ना उस प्रकार के बनावट उसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि कौन कौन से हम लोग माइक्रोब्स मिलाते हैं, स्वीट चीज बनाने के लिए हम लोग कौन सा माइक्रोब्स मिलाते हैं, प्रोपिनोबैक्टीरियम, ठीक है। और इसको शर्मानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो प्रोपनी बैक्टीरियम, ठीक है, और शर्मानी, स्पेशल टर्म शर्मानी दे दिया जाता है। बैक्टीरियम शर्मानी भी कहीं पर लिखा रहेगा। ये स्वीट चीज बनाने में काम लिए जाते हैं, ठीक है। क्या चीज है ये, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो आपसे प्रोपनी शर्मानी भी कहा जा सकता है, या फिर बैक्टीरियम शर्मानी भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्वीट चीज बनाता है, क्रिएट्स CO2 बबल, ठीक है। CO2 बबल्स हर जगह देखने को मिलेगा, जैसे कि स्पंज में भी बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद जो ब्रेड खाते हैं, मोटा वाला ब्रेड लोगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा, है ना, जो कि होल होल कर देता है। देन आता है पेनिसिलम। पेनिसिलम ये क्या काम करता है, रॉकफोर्ट चीज सुने हो, जो कि स्पेशल फ्लेवर वाला होता है ना। रॉकफोर्ट चीज में पेनिसिलम डाला जाता है ना। अब इसका सर पूरा नाम क्या रहेगा, तो रॉकफोर्ट जैसे ही आ गया तो पेनिसिलम के साथ रॉकफोर्ट ही लगा देना। क्या लगा देना, रॉकफोर्ट ही लगा देना, ठीक है। पूछा जाएगा कि चीज में स्पेशल फ्लेवर प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का बैक्टीरिया डाला जाता है, तो पेनिसिलम रॉकफोर्टी, ठीक है, याद रहेगा। क्लियर है? अब देखते हैं ब्रेड मेकिंग, जो डेली यूज होता है घर में, आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है ना। म्यूट रखिए। तो ये किस चीज से होता है, ईस्ट इसमें यूज किया जाता है। याद रखना, ब्रेड मेकिंग में ईस्ट यूज किया जाता है, ईस्ट जिसको बोलते हैं। और इसमें कौन सा ईस्ट यूज किया जाता है, क्या नाम है, तो सेक्रोमाइसिस, ठीक है। हाँ, सर्विसेज यूज किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं।
जिसके कारण आप देखते होंगे फुल करके वो सरंद हो जाते हैं। दबाओगे स्पंज को, मोटा वाला वो लोगे, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड, उसको दबाओगे तो चिपक के चल जाएगा, फिर छोड़ोगे तो फिर जो है फुल करके उतना चल जाएगा, है ना। तो इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस को किण्वनीकरण कहते हैं, जिसमें CO2 निकलते रहता है, जिसके कारण आटा जो है आपको फूल जाता है, फिर उसका डाला जाता है और जैसे उसको हिट किया जाता है तो और फूल जाता है। तो ब्रेड में भी हमारे देखने को मिलता है कि हाँ, हम जो है यहाँ पर भी माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बेवरेज यानी कि पेय पदार्थ, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, जितने भी अल्कोहल वगैरह हो गए, ठीक है। तो इन सबको तो डिटेल्स हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्री वाला में देख लेंगे, है ना। तो जैसे कि अल्कोहलिक बेवरेज प्रिपरेशन में भी ईस्ट फर्मेंटेशन का प्रयोग होता है। जैसे कि बेवरेज में क्या क्या आ जाएगा आपका, बियर हो गया, वाइन हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, इन सब में भी हम लोग, पेय पदार्थ में भी हम लोग माइक्रोब्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ से टॉपिक पर जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक हम लोग हाउस होल्ड देख रहे थे, घर में, है ना। तो घर वाला एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछ सकता है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स यानी कि बायो रिएक्टर्स, ठीक है। तो फर्मेंटर्स मतलब क्या होता है, जिसको बायो रिएक्टर भी बोलते हैं। लार्ज वेसल्स होते हैं, बड़े पैमाने पर जो होता है ना, तो उसको फर्मेंटेशन, जैसे कि फार्मिंग, फार्मिंग टर्म सुन रहे हो ना, कि फार्मिंग मतलब बहुत बड़े पैमाने पर कोई चीज हो रहा है ना। तो लार्ज वेसल्स वेयर माइक्रोब्स ग्रो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट, है ना। तो मान लो अगर हम कहीं पर फर्मेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कोई एक प्रॉपर संयंत्र बनाते हैं, है ना। संयंत्र बोले तो जैसा उसमें चाहिए वैसा, मान लो कि ये एक वेसल्स मतलब टैंक बना लिए। अब इसमें हम माइक्रोब्स को ग्रो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि माइक्रोब्स ग्रो होकर के बाहर आदमी को मारने लगे, या इतना संख्या में बाहर बन जाए कि बाहर में दूसरे चीज करने लगे, या दूसरा कोई भी चीज को जन्म दे, घटना को जन्म दे। इसीलिए कंट्रोल्ड कंडीशन में हम लोग उसको ग्रो करेंगे। और जो भी चीजें हमें जरूरत होगी, जैसे चीज में जो बैक्टीरिया हम लोग डालेंगे, सॉरी ईस्ट डालेंगे, फिर ब्रेड में हम लोग जो ईस्ट डालेंगे, है ना। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग वैसा वैसा बैक्टीरिया को जब ग्रो करवाते हैं, तो इसका नाम दिया जाता है फर्मेंटर्स, है ना। उस सिस्टम को फर्मेंटर्स बोलते हैं, जिसे बायो रिएक्टर्स भी बोलते हैं। और बायो वेपन कैसे तैयार किया जाता है, तो इसी प्रकार से बायो वेपन्स भी तैयार किए जाते हैं। उसमें यहाँ पर जो हम लोग तैयार कर रहे हैं बायो रिएक्टर्स में, ये हम लोग खाने पीने वाली वस्तुओं के लिए, या हमारे शरीर के लिए जो, या मानव इंसान के लिए जो जरूरत की बैक्टीरिया है उसको ग्रो करवा रहे हैं। अब मान लो बायो वेपन्स, वेपन्स मतलब हथियार, और बायो वेपन्स में किस चीज का किया जाएगा, जैसे कि सबसे खतरनाक वायरस लाया जाएगा, जो RNA वायरस हो, जिसका कोडिंग प्रत्येक 15 सेकंड में चेंज हो जाता हो। तो मान लो कोई भी दवा बनाने के लिए 5 साल लगेगा, एक कोड तुमने पकड़ लिया कि अच्छा इस पर जो है 27 कोड है, ATGC वाला कोड है इसके पास, तो तुमने इसको पकड़े, अब इस पर दवा बनाना शुरू किए कि कौन कौन से दवा इसके कोड को जो है कैप करेगा, फिर इसको डिस्ट्रॉय करेगा। पता चला कि 2 साल में जब तक तुम्हारा दवा बना, तब तक तो इधर 5000 टाइप का RNA बन के तैयार है, क्योंकि नया नया बनते रहता है। जैसे अगले बार बनेगा, दूसरा बन गया, दूसरा तीसरा टर्म जुड़ते गया। तो RNA वायरस जो होता है बहुत खतरनाक होता है। जितने भी तुम देखोगे, जैसे एड्स डिजीज का वायरस कौन सा है, एड्स डिजीज HIV का फुल फॉर्म क्या है? अरे बेवकूफों, तो इसको हम लोग ह्यूमन के जो इम्यून डिफेंस सिस्टम रहता है उसको खत्म करने वाला वायरस कहते हैं। वायरस का नाम बताओ ना। रेट्रोवायरस। कैसा वायरस है वो? DNA और RNA ऐसा करो ना, तुम सारा कुकर का सीटी इसी में क्लास में ही लगवा दो ना। जब उसमें रेट्रोवायरस का देखोगे ना, तो वो कैसा रहता है, RNA वायरस रहता है, और उसका जो कपलिंग होता है ना, दैट मीन्स कि जो बाइंड करने वाला रिसेप्टर्स रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका प्रॉपर अभी तक कंबाइंड बना ही नहीं है मेडिसिन, है ना। समझ में आया?
इसलिए आरएनए वायरस जो है वो खतरनाक होता है। और आरएनए वायरस को ही जब लैब में तैयार करके, मान लो एक बम में हमने, एक रॉकेट में हमने यहाँ पर जो है एक आरएनए वायरस का इतना बड़ा डाल दिया, 1 लाख 2 लाख की संख्या में, और किसी देश में जाकर छोड़ दिया, ये बम फट गया और ये वाला वेसल्स फट करके पूरा देश में आरएनए वायरस फैल गया। अब मान लो इसमें हम वायरस किसी भी प्रकार के बना सकते हैं। तो ये काम चाइना कर रहा, बड़े स्तर पर कर रहा, बायो वेपन्स वो तैयार कर रहा। और हमारे यहाँ क्या हो रहा, आज इस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाना, कल उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाना। ससुराल समझेगा कभी, इस देश को समझ ही नहीं आ रहा। तो इसी को वेपन्स बोलते हैं। जब अनकंट्रोल वे में हो और मानव के विनाश के लिए जब बनाया जाए तो उसको वेपन्स बोलते हैं, और जब मानव के लिए बनाया जाए तो उसको हम लोग बायोरिएक्टर्स यानी कि मानव उपयोगी बोलते हैं। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कट्टर हिंदू बनेगा, कट्टर मुस्लिम बनेगा, कट्टर सिख बनेगा। साइंटिस्ट कोई बनेगा नहीं, कुछ बनाएगा नहीं, बस कट्टर बनना। घर में प्याज नहीं मिल रहा है, कट्टर बनेगा जाकर के। कट्टर मुस्लिम, कट्टर हिंदू, सबको लाइन में लग के पीटना चाहिए। देखो चलो उसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या क्या यूज होता है। जैसे कि अभी बेवरेज का हमने थोड़ा सा बताया था कि अल्कोहल में किस चीज़ का यूज करते हैं हम लोग, ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें सैक्रोमाइसी वाला ईस्ट का यूज करते हैं। किस प्रकार से ये फर्मेंट होता है, प्रोसेस क्या है, तो जो शुगर्स रहता है वो इथेनॉल और CO2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। शर्करा जो रहता है उसमें अगर हम ईस्ट का उपयोग करते हैं तो वो किस चीज में चेंज हो जाता है, इथेनॉल प्लस CO2 में। तो इसलिए जब आप बोतल खोलोगे, है ना, वाइन्स का, तो वो आपका कुछ गैसेस निकलेगा, या फिर नहीं तो उसको अगर आगे पीछे हिलाओगे तो जैसे कि मूवी सब में देखते होंगे, बियर को थोड़ा सा ऐसे ऐसे बोतल को हिला करके खोलोगे ना तो ढेर सारे फ्लेम या गम या उसको क्या बोलते हैं, झाग जैसा जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म, जैसा निकलता है। फॉर्म जैसा या फॉर्म जैसा, जो भी बोलो, ठीक है। तो इन सब का उपयोग हम लोग बियर में, वाइन में, विस्की इस सब में करते हैं। अब आता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि जैविक अम्ल के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सर्टेन माइक्रोब्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड यूज इन फूड एंड इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे कि सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड के हिंदी नाम तो सिट्रिक अम्ल ही होता है, ठीक है। ये किस माइक्रोब्स का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। देन आता है एसिटिक एसिड में, उसके बाद आता है बाइट्रिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, ठीक। तो ये सब यूज किस लिए किया जाता है, तो यूज इसलिए, म्यूट करो, फूड प्रिजर्वेशन या मेडिसिन, फूड को प्रिजर्वेशन के लिए। प्रिजर्वेशन मतलब अचार कब कभी जाते हो दुकान में खरीदने तो या तो 3 महीना 4 महीना पहले का बना होता है, या नहीं तो मान लो डेट पर भी खरीदते हो तो 6 महीना 7 महीना तक उसका वैलिडिटी रहता है, साल भर रहता है वैलिडिटी। कैसे, क्योंकि उसमें ये सब चीजें मिलाई जाती ताकि उसका क्या हो, प्रिजर्वेशन का जो टाइमिंग हो वो बढ़ सके। जैसे मेडिसिन में हम बनाते हैं, मेडिसिन का एक्सपायरी डेट 1 महीना 2 महीना रहता है, यहाँ तक कि ढक्कन खोलने के बाद भी 1 महीना का टाइमिंग रहता है। हम बोल रहे 1 महीना 2 महीना, ढक्कन खोले 1 साल 2 साल का वैलिडिटी रहता है, ढक्कन खोलने के बाद भी 1 महीना तक यूज कर सकते हैं। किस कारण से, इसी सब माइक्रोब्स के कारण। सॉफ्ट ड्रिंक काफी लंबे समय तक रहता है, और जब हम ढक्कन खोलते हैं तब भी 1-2 दिन की वैलिडिटी रहती है ना। तो किस कारण से, इसी सब माइक्रोब्स के कारण से उसकी टाइमिंग जो होती है, प्रिजर्वेशन टाइमिंग जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण मतलब आज स्प्राइट का बोतल मार्केट से खरीद के ले जाओ, तुम अपने फ्रिज में 2 महीना रख लो, तीसरा महीना खोल के पियो, कोई टेस्ट में चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। लेकिन खुला छोड़ दोगे ऐसे ही 10 दिन 15 दिन के बाद उसका टेस्ट पूरी तरह से बदल जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसके माइक्रोब्स का जो बंद में था वो अब उसका धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आता है एंजाइम्स देखते हैं। माइक्रोब्स आर सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स।
ठीक है। माइक्रोब्स एज ए एंजाइम्स के रूप में भी वर्क करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री एरिया में। जैसे कि एग्जांपल्स बताओ। पैकेटिनेज, ठीक है, और इसको पैक्टिनेज भी बोल सकेंगे, लाइपेज भी बोलते हैं, है ना। तो फल के रस को कौन साफ करता है? ठीक है। और चलो लाइपेज का काम बताओ। ठीक है, तो इन सब को भी सब लोग क्लीन करने का काम करता है। तो वेरियस टाइप ऑफ में हम लोग देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल है। जैसे कि डिटर्जेंट में भी हम लोग करते हैं ना, जो डिटर्जेंट्स होता है उसमें इसका यूज करते हैं, ठीक है। इन्वर्टेज में क्या, इन्वर्टेज किस चीज में यूज करते हैं एज ए इन्वर्टेज? ठीक है, एज ए इन्वर्टेज हम लोग यूज करते हैं ईस्ट का, ठीक है, किस चीज को? सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बदलने के लिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज किस चीज में हम लोग यूज करते हैं? ब्लड के क्लोट जो बन जाता है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। पहले हार्ट अटैक आने से पहले माइकोकार्डियल उसको अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट जो होता है ना, वही जब पूरी तरह से हो जाता है तो उसी को मतलब हार्ट अटैक बोलते हैं हम लोग। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि कभी कभी ब्लड का क्लोट यानी थक्का जो है ब्लड के वेसल्स में बन जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए भी हम लोग एंजाइम ये इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? कहाँ से बनता है स्ट्रेप्टोकाइनेज? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनता है, ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी कि जैव सक्रिय अणु, जैसे कि एंटीबायोटिक्स के रूप में। ठीक, एंटीबायोटिक्स के रूप में देखते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, याद रखना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे चीजों पर वर्क करना, ठीक है। किस चीज से पेनिसिलिन बनाया जाता है? तो पेनिसिलियम नेटेटम, ठीक है। किसने खोज करा था इसका? पेनिसिलियम को खोज किसने करा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और सबसे पहली बार, सब बोल दो ना एक साथ। इसका ये माइक की दिक्कत कर रहा है? सर सारे लोग पहले म्यूट करवाइए ना। एक भी अनम्यूट नहीं रहेगा, सबके सब म्यूट करो, चुपचाप सुनो क्लास। और पेनिसिलिन जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। अब इसका ढेर सारे वेरियस टाइप्स आ गए हैं पेनिसिलिन के, है ना। आगे एमोक्सासिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, है ना। तो वेरियस टाइप ऑफ इसके फॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गया, टेट्रासाइक्लिन आ गया, एरिथ्रोमाइसिन आ गया, है ना। तो ये सब क्या है? पेनिसिलिन के टाइप से, जो कि एज ए एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है। जो क्या करता है? यूज टू किल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को कॉज करने वाले डिजीज को क्या करते हैं? अरे यार उल्टा बोल दिए। जो डिजीज को कॉज करने वाले बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्टैनिस्ट, है ना। ये क्या होता है? फॉर्म कहाँ से पाया जाता है? फॉर्म जल्दी से बताओ। मोनास्कस परप्यूरियस, जो कि क्या है? एक प्रकार के फंगी है, ठीक है। बता के म्यूट कर लो अब, ठीक। ये क्या करता है? लोअर कोलेस्ट्रॉल बाय इनहिबिटिंग कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन लिवर। ये क्या करता है? यकृत में कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को रोककर कोलेस्ट्रॉल घटाता है, ठीक है। जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल मतलब मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये कम करने का काम करता है। तो जितने भी कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट होंगे उनके टैबलेट में देखोगे
ये आपको कंपाउंड्स मिले रहेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस देख लेते हैं अब इसके। इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स प्रोड्यूस इसेंशियल प्रोडक्ट्स इकोनॉमिकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, है ना। औद्योगिक सूक्ष्मजीवी जो है उस आवश्यक उत्पाद सस्ते मात्रा में और बड़ी मात्रा में बनाते हैं। जैसे कि आपको फूड इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग देखने को मिलता है ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल मतलब दवा हुआ, ठीक है। उसके बाद टेक्सटाइल एंड डिटर्जेंट्स वाले स्त्री में, टेक्सटाइल मतलब हो गया वस्त्र वगैरह, कपड़ा जो बनाते हो और बहुत दिन पैक रहता है, उसमें कोई जो है कीटाणु विटाणु नहीं लगता, तो उसमें भी इसका यूज होता है। उसके क्लीनिंग में, कपड़ा के क्लीनिंग में जो है इसका यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जो आपके टॉयलेट्स के जो होते हैं चैम्बर्स, उसमें भी हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। प्लस सड़ी गली नालियों का जो पानी आता है, फिर उसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट करके फिर जो है नदी में छोड़ने का नियम है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग माइक्रोब्स इन सीवेज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सारी गंदगी पानी को क्लीन करने वाला सूक्ष्मजीवी ही है, ठीक है। चलो देखते हैं सीवेज। सबसे पहले सीवेज बोला जाएगा क्या है, तो वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल्स। जो भी हमारा वेस्ट किया हुआ पानी है, तो क्या सब नल खोल देंगे वो पानी जो वेस्ट हो जाएगा? हाँ, वो भी होगा। क्यों? क्योंकि वो पानी नाला में जा रहा है और नाले में गंदी पानी है, तो उसमें मिल रहा है, तो बैक्टीरिया उसमें भी फैल रहा है, वो भी है। हम लोग नहाते हैं, जो पानी वेस्ट करते वो भी है ना। हम लोग कपड़ा धोते हैं, वेस्ट करते वो भी पानी है। क्यों? क्योंकि वो सब पानी सॉइल जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सॉइल की जो पतली पतली कण है ना, वो केवल और केवल शुद्ध पानी को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। चलो अब इसमें पाया क्या क्या जाता है सीवेज वाले पानी में, अभी ने हमने बात करा, तो इसमें पाया क्या क्या जाता है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कार्बन के कंपाउंड, बहुत सारे कचरा वचरा, ठीक है। उसके बाद पैथोजेंस, पैथोजेंस बोले तो वो ढेर सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, सारे के सारे जो बीमारी उत्पन्न करे उस सबको पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्मफुल केमिकल्स, मान लो किसी के घर में मेडिसिन था, खराब हो गया, फेंक दिया नाली में, कचरा वाले में फेंक दिया, अब वो सब घुलते हुए उस पानी में मिल गया, तो वो केमिकल्स हो गया। मान लो तुम्हारे यहाँ कोई दवा थी छिड़कने वाले, वो काम का नहीं रहा, उसको तुमने फेंक दिया उसमें, वो भी हो गया, है ना। तो ये सब के सब आपको सीवेज वाले पानी में देखने को मिलेगा। सीवेज वाला पानी क्या सीवेज में देखने को मिलेगा, है ना। तो सीवेज पानी को क्या हम लोग डायरेक्ट नदी में छोड़ सकते हैं? नहीं, कैन नॉट बी रिलीज डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज, है ना। तो इसे हम सीधे नदियों में या नालों में या झीलों में नहीं छोड़ सकते हैं बिना इसका ट्रीटमेंट किए हुए। तो क्या सर मलहम पट्टी? नहीं, इसमें बैक्टीरिया डाल करके हम पानी को क्लीन करेंगे और फिर नदी में डालेंगे, ताकि हमारा नदी सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि नदी से अभी जो मछली खाते हैं आप लोग, क्या झील का मछली है? नहीं, सबके सब जो है ना, वो कहाँ से आता है? नदी से आती है। और नदी में जब ये पानी जाएगा, तो उसी कचरा पानी से नदी का मछली बनेगा, मतलब ग्रो करेगा, और उसमें ढेर सारी बीमारी आएगी। और मछली से कई बार आपको पता है बहुत जगह लोग मरे भी हैं खा करके। क्यों? क्योंकि दूषित पानी का मछली खाया, ठीक है। चलो अब सीवेज ट्रीटमेंट जो करता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नियम बना के रखा है, STP, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, वो बना करके रखा है। बहुत जगह देखोगे, पटना में भी है, झारखंड में भी मिलेगा। जो बड़ा होगा बायो संयंत्र कहा जाएगा उसको, या नहीं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कहा जाएगा। वहां पर चैम्बर्स बने रहेंगे, उसमें देखोगे बैक्टीरिया सब डाले जाएंगे। लेकिन सरकारी होता है तो कौन देखता है, सब पैसा खाने में ही लग जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है 2 प्रकार के चैम्बर्स बने रहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, दो दो मतलब मेजर स्टेप से गुजारते हैं क्लीन करने के लिए पानी को। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा सेकेंडरी आता है, जो कि हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। पहला ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जितना भी बड़े बड़े कण है पानी के साथ, जो कोई डब्बा फेंक दिया, कोई लकड़ी फेंक दिया, कोई चीज फेंक दिया, तो पहले तो उन सबको क्लीन करना है ना। मतलब एक छन्नी जैसा लगा करके, चलो सारी चीज है लिखा हुआ। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड से हम लोग इसको क्लीन करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी में क्या क्या आ जाएगा, फिजिकल रिमूव ऑफ लार्ज एंड सॉलिड पार्टिकल्स, है ना। बड़े और भौतिक कण को हम लोग अलग करेंगे, जैसे कि छन्नी मान लो, या लगा देंगे बड़े बड़े।
और इस पर से इधर से नहर जैसे पानी आएगा और इस पर गिराएंगे तो जितने भी डब्बा बोतल चप्पल जूता वगैरह रहेगा वो सब इस पर छन जाएगा और केवल केवल पानी या फिर उसके साथ जो बैक्टीरिया रहेगा वो नीचे जाएगा, है ना। तो प्रोसेस वही होता है जो हमने बताया, वही चीज लिखा हुआ है ना। तो स्क्रीनिंग किया जाता है, रिमूव बिग ऑब्जेक्ट लाइक पॉलीथीन वुड लकड़ी वकड़ी वकड़ी वगैरह, ठीक है। जितने भी चीज रहते हैं कंकड़ पत्थर सबको अलग किया जाता है छन्नी लगा करके, और सेडमेंटेशन किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, बड़े से चैम्बर में इसको आराम से पानी को आने देते हैं, गिराते हैं नीचे और फिर ऊपर के पाइप से निकलने देते हैं, ताकि बड़े बड़े कण जो होगा मिट्टी वगैरह जो होगा इसके तलहट्टी में बैठ जाएगा, उसको सेडमेंटेशन बोलते हैं। अब तलहट्टी में मिट्टी जो होगा वो तलहट्टी में बैठ जाएगा, ऊपर ऊपर से पानी और बैक्टीरिया वगैरह जाएगा, है ना। तो अब बैक्टीरिया वगैरह जो जाएगा उसको किल करने के लिए हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज इन माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का हम लोग प्रोसेस करते हैं। आप लोग को पूछा जाएगा कि एसटीपी में सेकेंडरी प्रोसेस में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, छन्ना पत्र, सेडमेंटेशन या फिर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स। ठीक है, चलो म्यूट करो। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज इन माइक्रो सूक्ष्मजीवी के द्वारा जो है जैविक प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्लीन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो नीचे टैंक में जो पानी आया था, जो तलहट्टी में मिट्टी बैठ गया उसके बाद जो पानी आया उसको हम लोग पानी को क्या करते हैं, एक अलग टैंक में भेजते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेशन टैंक बोलते हैं, ठीक है। अब एरेशन टैंक में क्या क्या, म्यूट रखिए जिसके बैकग्राउंड में नॉइस है। एरेशन टैंक में क्या करता है, एयर इज पंप्ड, अब यहाँ पर एयर डाला जाता है पंप से, ठीक है। प्रमोट ग्रोथ फॉर एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन है टोबा टोबा पढ़ रहा है जी, म्यूट करो। नोट्स मिल जाएगा, पढ़ते रहना, नहीं तो बोलो नोट्स दे देते हैं, छोड़ देते हैं क्लास। तो सेकंड टैंक जो हमारा होता है, जो टैंक हमने बताया कि यहाँ से तलहट्टी से पानी जल के आया इसमें आएगा, तो इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया डाले जाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो एयर पंप से हम लोग एयर देते रहते हैं ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ढेर सारा ग्रो करे, यानी अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहे, ठीक है। जो इसको हम लोग सूक्ष्मजीवी का तब क्या करता है, जब ढेर सारा बन जाता है तो ये अपना समूह बनाता है, क्लस्टर बनाता है, ठीक है। तो माइक्रोब्स फॉर्म मासेस, है ना, माइक्रोब्स जो है बहुत संख्या में बनता है, जिसको हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं। फ्लॉक्स बोले तो समूह नहीं, एक तो समूह होता है 10 आदमी 15 आदमी का, एक जिला होता है 2004 आदमी का। अब बताओ अरबों के संख्या में जब माइक्रोब्स बन जाएगा तब उसको हम लोग फ्लॉक्स बोलेंगे, ठीक है। तो फ्लॉक्स क्या करेगा, बैक्टीरिया प्लस में फंगल फिलामेंट्स के साथ बनेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फ्लॉक्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स रहेंगे उसको सड़ा गला के खत्म करेंगे, जिससे क्या होगा, रिड्यूस होगा बीओडी, ठीक है। अब क्या होता है बीओडी वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमने फ्लॉक्स का काम देखा कि ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ जितने भी रहते हैं उन सबको खा पी के ये खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बनिक पदार्थ किसे कहेंगे बताओ जरा, क्या जो निकलता है सर, जो जल्दी मतलब सड़ता नहीं है सर, जो जल्दी नहीं होता है। अच्छा, वो कार्बनिक है। चलो मैं सिंपल सा बता देता हूँ, जिसमें कार्बन कंटेंट हो उसी को कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। और बताओ, सर जैसे केमिकल सर, जैसे सर कोई भी जीवित या मृत वस्तु या वनस्पति पदार्थ है जो कार्बन से ही होते हैं। तो ऐसा कोई मटेरियल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म से टिके होकर आता है।
मतलब गिर जाता है तो पकता है, वैसे चीज पर ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। बिल्कुल, जो भी लिविंग चीज में है जिसमें कार्बन कंपाउंड हो, जैसे कि हम लोग खाने पीने की चीज जो लेते हैं तो उसमें कार्बन कंपाउंड नहीं रहता है एज ए ग्लूकोज के फॉर्म में, एज ए स्टार्च के फॉर्म में, एज ए कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, तो उन सबको, या फिर मृत गलित जीव, इसमें बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर में बेसिकली मृत जीवित जीव जो होता है, यानी कि जो सजीव चीज रहती है वो मर करके जो इसमें गिर जाते हैं, छिपकली बिल्ली वगैरह जितना भी XYZ होता है, तो उन सबको सड़ा गला के सबसे पहले जो है खत्म करते हैं। ठीक है, अब आता है बीओडी। बीओडी क्या है? बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कार्बनिक पदार्थ क्या? बायोकेमिकल है सर। अभी तो मैं बोल रहा हूँ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या हुआ, इसमें कोई दिक्कत है? थोड़ा थोड़ा फिर कट आके वो क्या आता है किसी बात। चलो देखते हैं। तो बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने में उपयोगी ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ को अभी जो हमने देखा कि ऑर्गेनिक मैटर को जो तोड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तोड़ दोगे तो कम जरूरत पड़ेगा, और ज्यादा रहेगा तो उसको ज्यादा तोड़ने में, मान लो कि कोयले के खदान झारखंड में तो होंगे, वहां पर जाते होंगे तो सब ऑक्सीजन मास्क लेकर के जाते हैं, या ऑक्सीजन का पाइप पहुंचाया जाता है नीचे तक। कभी गए हो कोयला के खदान तुम लोग देखने? जी सर। उसमें देखोगे ऑक्सीजन के पाइप नीचे तक पहुंचाया जाया रहता है। ठीक है, तो ज्यादा नीचे जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल घटते जाता है ज्यादा दूर जाने पर, है ना। तो ज्यादा जब दूर जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके एरोबिक बैक्टीरिया को भी डेवलप करने हैं और उसके बाद उसको किल करना है ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है, तो बीओडी ज्यादा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने में उपयोगी ऑक्सीजन की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर दैट मीन्स की बीओडी की मात्रा बढ़ेगी, है ना। ज्यादा आदमी को मारना है तो ज्यादा ऑक्सीजन लेना होगा। हायर बीओडी का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा वहां पर पॉल्यूटेड चीज है, उसको ज्यादा तोड़ना पड़ेगा तब ना एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा संख्या बढ़ाएगा, यानी ज्यादा ऑक्सीजन लेगा तब ना ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल को मारेगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी सीवेज टैंक का बीओडी की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि बीओडी की मात्रा जो है वो बढ़ रही है, दैट मीन्स कि वो टैंक पॉल्यूटेड है या क्लीन हो गया है या ओवर पॉल्यूटेड है। ऐसे मान लो तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो तो तुमको पीटने के लिए हमको जो है थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत होगी, ज्यादा पीटने के लिए ज्यादा हमको एनर्जी की जरूरत होगी। उसी प्रकार से समझ लो कि तुम लोग बैक्टीरिया हो, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल हो, और हम जो है कोई एरोबिक बैक्टीरिया है, तो ज्यादा पीटने के लिए ज्यादा की जरूरत, ज्यादा एनर्जी की हमको जरूरत होगी, क्योंकि एक एक को 10 फट्टा पीटेंगे तो उतना ज्यादा हमको भी खा पी के आना होगा ना, ताकि हम फट्टा चला पाए। तो जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया होगा उसको मारने के लिए तो उतना ऑक्सीजन की जरूरत होगी ना। तो दैट मीन्स कि अगर हमें 50 फट्टा चलाने हैं तो मतलब 5 बच्चे हैं, अगर 10-10 में चलाऊं। अगर हमें 500 फट्टे चलाने हैं तो कितने बच्चे होंगे बताओ? अरे 50 बच्चे होंगे ना। अगर एक एक को 10 फट्टा मारूंगा तो फिर हमें 50 रोटी भी खाना पड़ेगा, है ना। तो ज्यादा, अब समझ में आया कि ज्यादा बीओडी का अगर डिमांड हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कि वहां पर जो पॉल्यूशन वाला सब्सटेंस है, यानी कि पॉल्यूशन की मात्रा है, वो क्या है? अधिक है। तो उस पॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अब समझ में आया? और लो बीओडी मतलब कि वाटर क्लीन है, ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया को बनाना नहीं है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, तो दैट मीन्स कि पानी वहां का क्लीन है। ठीक है, तो अब अगर पूछा जाए कि बीओडी की मात्रा अगर किसी भी टैंक में ज्यादा हो रही है या ज्यादा मांग हो रही है बीओडी के, दैट मीन्स कि उस टैंक का पानी बहुत गंदा है, इसलिए ज्यादा बीओडी की अमाउंट है। और बीओडी की अमाउंट किसी टैंक की कम हो रही है, दैट मीन्स कि वहां का वाटर क्लीन हो रहा है। क्लियर?
समझ में आया? तो आज के बाद बीओडी समझ में आ जाएगा। यस सर। चलो सेकेंडरी टैंक में देखते हैं। सेकेंडरी टैंक में क्या क्या हो रहा है। बीओडी का हमने बात समझ लिया कि एरोबिक बैक्टीरिया पंप से हवा डाला जा रहा है, फिर एरोबिक बैक्टीरिया जो है जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है फोकस सेटल्स जो होते हैं वो फॉर्म एक्टिवेटेड सॉल्यूट, ठीक है। फ्लक्स जो है नीचे बैठकर सक्रिय स्लज बनाते हैं। अब क्या हुआ कि मान लो एरोबिक बैक्टीरिया काम करना शुरू कर दिया तो फ्लॉक्स जो है वो नीचे बैठ करके क्या करते हैं, एक स्लज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब स्लज का पार्ट क्या होता है, ये पंप्ड बैक इनटू एरिएक्शन टैंक। अब ये क्या करता है, स्लज मतलब क्या होता है, अरे वही गाद जिसको बोलते हो, पानी में गाद नहीं बैठ जाता है, गंदा चीजों का गाद नहीं नीचे में बैठ जाता है। तो मान लो और भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको बैक्टीरिया ने खाया पिया, तो फिर बैक्टीरिया भी तो निकालेगा ना, खाएगा तो वो जो निकाल रहा है तो वही स्लाज नीचे में बैठ रहा है ना, तो उसको अब क्या करेगा, फिर दूसरे टैंक में यानी कि बाहर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। रिमेनिंग स्लाज को क्या करेगा, एनारोबिक डाइजेशन में इसको ले लिया जाएगा, ठीक है। चलो तो एरोबिक अब आता है एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन में क्या होगा, इन एनारोबिक स्लाज डिजेनरेट्स, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्लाज। अब क्या करता है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, अभी तक हम लोगों ने एरोबिक बैक्टीरिया देखा था जो बीओडी जिसको चाहिए, अच्छा चाहिए, है ना। अब आता है कि वैसा बैक्टीरिया जिसको दूसरे बैक्टीरिया का, ठीक है, सारे चीजें को वेस्ट मटेरियल को क्या करना है, तोड़ फोड़ मचाना है, और जो जरूरत का चीज लगेगा इसको खा लेना है, और फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बायोगैस, जो कि क्या होता है, मीथेन बोले तो CH4, ठीक है, जो कि यूज किया जाता है फ्यूल में क्या, CNG क्या है, यही तो है, ठीक है, ठीक। चलो अब आता है कि फाइनल स्टेप इसका क्या है। फाइनल स्टेप क्या होता है, जो ट्रीटेड जो आपका पानी हो गया उसको अब क्या करोगे, जो सारा पानी को हमने ट्रीट कर लिया वो पानी को क्या करेंगे, किसी न किसी नदी में या झील में छोड़ देंगे, क्योंकि उसी डब्बा में तो हम रखेंगे नहीं, क्योंकि और वेस्ट मटेरियल को हमें क्लीन करना है ना। तो जब हम इसको पानी में छोड़ देते हैं तो सेफ और क्लीन हमारा एनवायरनमेंट हो जाता है और पर्यावरण भी हेल्दी हो जाता है। जबकि क्लीन वाटर हम छोड़ेंगे तो उसे पृथ्वी भी एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है, वेस्टेज है हार्मफुल, वो हमारे मिट्टी को दूषित ना कर दे। जिस दिन मिट्टी दूषित हो गया पूरी तरह से, उस दिन याद रख लेना खाने के लाले पड़ जाएंगे, खेत उपजेगा नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से दूषित हो जाएगा। जिस दिन और जब ये नदी दूषित हो जाएगा उस दिन उसमें नाव नहीं चल पाएगा, नाव नहीं चलेगा तो एक देश से दूसरे देश में सामान नहीं जाएगा, नाव नहीं चलेगा तो अभी लगभग 80% जो लोग है ना वो नॉन वेजिटेरियन है पूरा विश्व में, और 80% लोगों का खाना सी फूड से होता है। 20% लोग ही अनाज खा के रहते हैं, 80% लोग जो है सी फूड मतलब समुद्री खाना पीना ही खाते हैं, चाहे जिस रूप में वो खाते हो, वो घोंघा सितवा जो भी होता है वो जानते होंगे तुम लोग नॉनवेज वाले, हम तो है नहीं, है ना। तो वो वाला ही सारा भोजन लगभग चलता है। चाइना में तो 100% में से 90% लोग सी फूड पर डिपेंड करते हैं, है ना। ठीक, तो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे ट्रीटमेंट करने का, तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, मतलब हटाते हैं, और हम वाटर पोल्यूशन को रोकते हैं, जल प्रदूषण को रोकते हैं, ठीक है। और दूसरा काम, इससे हम लोग गैस भी बना लेते हैं जिसे हम लोग बायोगैस बोलते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी मीथेन ही बोलता है, CH4 जिसको हम लोग CNG के नाम में बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। रिन्यूएबल एनर्जी आजकल खूब गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी आजकल ऑटो देखते होंगे CNG से ही चलता है, ठीक है। की पॉइंट देख लो, अगर फोल्कस बोला जाए कि क्या होता है, तो बैक्टीरिया प्लस फंगस का मासेस होता है, मासेस मतलब बहुत संख्या, बृहद संख्या में। बीओडी क्या करता है, मेजर करता है क्या चीज को, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को, है ना। अगर बीओडी का डिमांड ज्यादा है तो दैट मीन्स कि पॉल्यूटेड वाटर, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर, कम है तो कम पॉल्यूटेड है, ठीक है। उसके बाद सारा चीज। अब नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस बनाने में माइक्रोब्स का एक एग्जांपल तो हमने यही देख लिया ना, कि
कि माइक्रो बायोगैस यानी कि CNG बनाने में किस तरह से हम लोग देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।